पिछले कुछ समय से बाजार की चाल देखिए तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट्स में निवेश का ये आकर्षक समय है। जिस तरह से सस्ते शेयर बाजार में उपलब्ध हैं, वैसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा अवसर एक दशक में कभी कभी आता है, एक बार आता है। तो सवाल उठता है कि बाजार में कहां और कितना पैसा लगाना है। साथ ही निवेश करते समय सावधानी की भी जरूरत होती है। इसीलिए कोरोना की रोकथाम के लिए जिस तरह शहर गांवों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है, वैसे ही शेयरों का वर्गीकरण भी जरूरी है, और ताकि निवेशकों को नुकसान से बचाया जा सके। अगले आधे घंटे में हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट जोन तैयार करेंगे ताकि आप माला माल हो सकें। ओके, तो अब ये मालामाल बैंक्स का आइडिया क्या है? तो दो आइडियाज अलग अलग थे जिनको कंबाइन करा गया। कहा जा रहा था कि बैंक्स को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। जब हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, ज्यादातर सवाल बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आ रहे हैं, और बड़ा ऑब्वियस सा भी है। इस देश की सबसे हेवी वेट पॉकेट है बैंक्स। हम सबके पोर्टफोलियो अगर हम मेंटेन करते हैं तो बैंक्स का एक्सपोजर जरूर होगा। तो ऐसे में सबके जहन में सवाल है। तगड़ा करेक्शन कई सारे इस तरह के मार्की बैंक्स तक में आ चुका है कि अब करना क्या है, क्या और खरीदारी करनी चाहिए, क्या ये सही स्तर है, क्या इस बैंक से दूर रहना चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हम सुनते रहते हैं कि भाई डेलिंक्वेंसीज बढ़ रही हैं, लोग पैसा नहीं देंगे, पता नहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो बड़ा ऑब्वियस था कि बैंक्स एक ऐसी पॉकेट है जिसमें सबका इंटरेस्ट है, सब जानना चाहते हैं चल क्या रहा है और रणनीति निवेश की क्या हो। दूसरी तरफ इस समय एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देश भर में हो रहा है। आज तक हम राज्यों में बटे हुए थे, पिछले कुछ दिनों से हम आजकल जोन्स में बट गए, है ना। रेड जोन एकदम सबसे ज्यादा दिक्कत वाला जोन है ना, वहां पे खुल नहीं रहा, कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। ऑरेंज जोन दिक्कतें हैं, कम है, थोड़ा सा ढील दे रखी है। ग्रीन जोन कोई दिक्कत नहीं है, सारी एक्टिविटीज को खोला जा रहा है। तो आइडिया था कि उस जोन को भी कनेक्ट करना है और इन बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करनी है। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक इन्वेस्टमेंट जोन तैयार करने वाले हैं। देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब। अब करने क्या वाले हैं, आज बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करेंगे अगले आधे घंटे। इन तीनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि इनके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कौन सा बैंकिंग स्टॉक है। मतलब कि रेड जोन से मतलब है कि जो स्टॉक कितना भी गिर जाए, कितना भी पिट जाए, इससे तो दूर ही रहने का है बाबा, बिल्कुल टच नहीं करने का है। ऑरेंज जोन वो पॉकेट हो सकती है जहां पे है तो अट्रैक्टिव ये बैंकिंग स्टॉक, लेकिन इस समय हो सकता है और गिरेगा। तो या तो एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें, या वेट करें, अच्छे लेवल्स पे आए तो खरीदारी इनिशिएट करेंगे। तो वेट एंड वॉच वाला मोड हो गया। और ग्रीन जोन जहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं, आज भी अट्रैक्टिव है और ये एक्सपर्ट्स भी उन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स को इस तरह से विभाजित करेंगे हम अगले आधे घंटे में। सेठी सर, आइडिया ठीक है ना? क्योंकि बैंक्स को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है इस समय सबके जहन में। पिटे हुए हैं तो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन खबर सुनता हूं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो डर लगने लगता है सर। नहीं, बिल्कुल आशीष, एक बहुत ही अच्छा थीम आपने चूज किया है। बैंकिंग सेक्टर जो है काफी लोगों का एक्चुअली काफी विश्वास उठा हुआ है इस सेक्टर से, और यहाँ पे बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। हर कोई बैंक को लेना, मतलब हम देखते हैं कि कई 800 रुपया वाला बैंक अब 100 रुपया हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, वैसा नहीं है। मुझे लगता है अभी भी जो क्वालिटी बैंक्स है उनके साथ ही जाना चाहिए। सेक्टर अभी दिक्कतों में है, बट मुझे लगता है जैसे हालात नॉर्मल होंगे और देश को वापिस से ट्रैक पे आना है तो बैंकिंग का अहम योगदान रहेगा, और वहां पे क्वालिटी बैंक्स को बिल्कुल पिक करना चाहिए करंट जो डिस्ट्रेस लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो हर चीज सोना नहीं है पिटने के बाद, हमें अब आइडेंटिफाई करना होगा, डीमार्क करना होगा, जोन्स में डिवाइड करना होगा दरअसल इन स्टॉक्स को। शुरुआत में उल्टी करूंगा, आमतौर पे क्या खरीदना है की बात करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे किससे बचना है, उसके साथ किससे दूर रहना है। पहला रेड जोन का काउंटर लेकर आऊंगा। आस्था, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जितना भी पिट जाए लेकिन आप उसमें निवेश की रणनीति नहीं बनाएंगी, दूर रहेंगी, हमें भी ऐसी सलाह दे रही हैं, कौन सा स्टॉक है? गुड आफ्टरनून आशीष। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें तो आशीष,
पिछले 3 सालों से पोर्टफोलियोज में सबसे ज्यादा वेट ही शायद बैंकिंग स्टॉक्स का था, क्योंकि काफी बढ़िया वहां पे राइज हमने देखा था, लीडरशिप स्टॉक में निकल के आ रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है एक चर्न भी हुआ है, पोर्टफोलियोज में शिफ्ट भी हुआ है, क्योंकि ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट खराब हुआ है तो थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए दिक्कत हो सकती है। रेड जोन में वो बैंक्स आ सकते हैं स्पेशली जो पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब तो इतने ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है तो परफॉर्मेंस की चांसेस काफी कम है। पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वहां पे 3 दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ कैपिटल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी कम है। दूसरा, जिस तरह से मर्जर्स हो रहे हैं तो मैनेजमेंट तो बेसिकली वहीं पे लगा हुआ है। तीसरा, उनका जो रिस्क सिस्टम है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़े से, मुझे अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक में मेरी यहाँ पे राय रहेगी कि थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बैंक में कैपिटल की काफी ज्यादा, यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो लो है। दूसरा, जीएनपीएस रेशियो, एनएनपीएस रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, और मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए जिस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, मार्केट शेयर में जो टॉप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आगे रहेंगे, और इवन मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर वो गेन कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से रेड जोन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंडियन ओवरसीज बैंक मुझे लगता है थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। कैपिटल की भी थोड़ी यहाँ पे कमी है, प्लस असेट क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है नहीं। हाँ, तो अब जब अगर खरीदारी करने का मन हो तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक से बचें, दिक्कत होगी। और जब रिवाइवल आएगा तो फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ज्यादा शेयर शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ईट अप करते हुए नजर आए। कैपिटल को लेकर चैलेंजेस होंगे, ठीक बात है। और उसमें एक बैंक है जो आपको पेनी की तरफ वैसे ही बढ़ चुका है नजर आएगा, लेकिन कितना भी पिट जाए इस बैंक को अवॉइड ही करना है, वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये पहला रेड जोन का काउंटर हमारे पास आ गया है, और ये शायद बहुत लोगों के लिए सरप्राइज ना हो, आईओबी आया है। लेकिन मानस का जो रेड जोन का काउंटर है वो दरअसल कई लोगों को सरप्राइज भी करेगा। मानस, आप तो इस स्पेस के एक दिग्गज की बात कर रहे हैं, रेड जोन में डाला हुआ है। अच्छा, मानस के पास अभी नहीं जा सकता ऐसा मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो विकास सेठी जी के पास जा रहा हूं। सेठी सर, रेड जोन का काउंटर आपकी तरफ से कौन सा है? कौन सा ऐसा बैंक है जो आपके लिए टोटली अवॉइड है, नो मैटर किस भाव पे या किस तरह का मूड माहौल खबरें आ रही हो? आशीष जी, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, ये बैंक रहेगा यस बैंक। हमने देखा बहुत भारी मार्कआउट हुई है इस स्टॉक में, नीचे में 5, 5.5 तक के लेवल्स आ गए थे। बैंक ने टियर 1 के जो अपने बॉन्ड्स है उस पर डिफॉल्ट किया, उसको राइट ऑफ किया, तो यही एक इंडिकेट करता है कि किस क्वालिटी की बैंक है। हालांकि उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुए, बट मुझे लगता है जिस तरह के इस क्वार्टर में नतीजे आए, और जो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे 10 रुपए में जो नए निवेशकों को दिया, उसके बाद ये स्टॉक एक समय पे 80 रुपए तक गया था, बट उसका एक टेक्निकल कारण था। मुझे लगता है जिस तरह से कैश और फ्यूचर्स में काफी बड़ा डिस्काउंट चल रहा था, फिर जो नई जो डील आई उसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिर्फ 25% ही बेचने का हक था, तो जो लोग सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म के अंतर्गत स्टॉक्स लोन पे लेके कैश मार्केट में बेच के फ्यूचर्स में जो डिस्काउंट है उसका फायदा उठा रहे थे, वो ट्रैप हो गए और उसके वजह से ये 70-80 रुपए तक गया था। वहां से एक अच्छी खासी पिटाई हुई है, बट मुझे लगता है 27 रुपए के लेवल्स पे भी फंडामेंटली इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे अच्छे विकल्प है भारतीय बैंकिंग सेक्टर में, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो इस बैंक को बिल्कुल अवॉइड करना रहेगा, या फिर कोई भी, जैसे कल नतीजे के कारण थोड़ी बहुत बढ़त आई थी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एग्जिट करने का। हाँ। तो अच्छा, एक जोन बताना भूल गया मैं, एक रेड जोन होता है, दूसरा क्वारंटाइन जोन भी होता है ना, वो रेड जोन से भी गहरा। तो ये रिजल्ट्स कमजोर थे, उसके बाद 10% का सर्किट, इसे भापना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी खबरें आए, किस तरह का भी न्यूज फ्लोज हो, इस तरह के एडवेंचरस उसमें आप जर्नी में उतरे ना। यस बैंक वो क्वारंटाइन जोन वाला स्टॉक है, इससे दूर रहने की सलाह है, बिल्कुल क्लियर कट कॉल है सेठी साहब का। लेकिन मानस के पास जा रहा हूं, क्योंकि जो सरकारी बैंक्स की बात आस्था ने छेड़ी थी, उसी कड़ी में एक दिग्गज बैंक मानस हाईलाइट करने वाले हैं, और ये सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर इसमें रहना है स्पेस में तो यही एक स्टॉक है जिसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन मानस कह रहे हैं अभी भी अवॉइड करना है। मानस, कौन सा है ये रेड जोन का काउंटर, और क्यों आप अभी भी अवॉइड की बात कर रहे हैं? कितना और डाउनसाइड दिख रहा है? देखिए, रेड जोन की बात करिए तो उसमें आपको स्टॉक अवॉइड ही नहीं करना है। मैं तो समझता हूं कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर आपको नीचे का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा दिखता है।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली बात तो ये कि आशीष जी, पीएसयू बैंकिंग ने उसमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर आपको कोई भी चार्ट्स पे कोई भी इंटरेस्ट शो दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी क्रैक हमें शायद फरवरी और मार्च में दिखाया था 320 से लेकर 180 तक। अप्रैल में कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर फ्रेश ब्रेकडाउन कुछ दिन पहले ही देखने को मिला। तो अगर हम बात करें तो अगर हम आपने बहुत बार सुना होगा पैटर्न के बारे में, फ्लैग पैटर्न के बारे में, जो कि बुलिश साइड पे भी रहता है और बेरिश साइड पे भी रहता है। अगर एक क्रैक देखने को मिला, फिर कंसोलिडेशन और फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो ये एक तरह का बेरिश फ्लैग पैटर्न है। और इस पैटर्न के बाद मैं समझता हूं कि वैसे ही क्रैक एक और देखने को मिलेगा जैसा हमने फेब और मार्च में देखा था, और इसीलिए इसको मैंने रेड जोन में रखा है। मेरा समझना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 110 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो जब तक 200 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक ना निकले, यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के चलिए, 200 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस रखिए और नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 110 के रहेंगे। ओके, देखिए इसलिए मैंने कहा, आस्था ने कहा था सरकारी बैंक्स, और जब एसबीआई में भी इस तरह के वीक सिग्नल आ रहे हैं तो दूर ही रहना है। फिर इसका मतलब सारे सरकारी बैंक्स में कोई बॉटम फिशिंग की कोशिश ना करे। और मानस कह रहे हैं ये स्टॉक्स यहां से भी और करेक्ट होता हुआ, एसबीआई तक करेक्ट होता हुआ आपको शायद नजर आए। तो रेड जोन के तीनों काउंटर्स रिविजिट कर दूं आपके लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक और एसबीआई। और एसबीआई का आना मतलब हो गया कि मेरे लिए सरकारी बैंक थोड़ा सा व्हाइट कैटेगरी में ही रख दूं, ज्यादा बेहतर है फिर इस समय। और प्राइवेट में यस बैंक, कितनी खबरें, जो भी न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें इस समय। ये तीन हो गए रेड जोन के काउंटर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेग की। अब ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑरेंज जोन में है, यानी कि हैं तो फंडामेंटली अच्छे, हमारे एक्सपर्ट्स की नजर है इन स्टॉक्स में, लेकिन अभी वेट एंड वॉच पे हैं या अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हर गिरावट पे खरीदारी करेंगे या अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अभी वेट एंड वॉच होल्ड वाले मोड पे हैं जिन स्टॉक्स में। उस कड़ी की शुरुआत करते हैं। और रास्ता, चलिए आप शुरुआत करिए, कौन सा स्टॉक आप मानती हैं कि ये ऑरेंज जोन में आएगा आपके लिए आज से, और आएगा तो कौन से लेवल्स पर आपको अट्रैक्टिव लगता है जब आप खरीदारी शुरू करोगे? बेसिकली एक्सिस बैंक को यहाँ पे हमने चूज किया है। जिस तरह से यहाँ पे नतीजे आए थे, नतीजों में बैंक काफी ज्यादा कंजर्वेटिव था, और मुझे यही चीज काफी बढ़िया लगती है कि ऑलरेडी जब मैनेजमेंट इतना कंजर्वेटिव साउंड कर रहा है, उन्होंने तैयारी करी है आने वाले जो भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उस वजह से एक्सिस बैंक को मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में रखा है। प्रोविजनिंग काफी ज्यादा बढ़ाई है, 3000 करोड़ की प्रोविजनिंग बढ़ाई है, और जो इनकी रिटेल लोन बुक है उसमें भी बढ़िया मतलब सिक्योर्ड है। कह सकते हैं कि जो 20% अनसिक्योर्ड पार्ट है वो भी ऐसे लोगों को उन्होंने दिया है जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, बढ़िया कॉर्पोरेट्स में हैं, तो मुझे काफी बढ़िया लगता है। एसएमई लोन बुक भी काफी बढ़िया लगती है इनकी। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक अगर फॉल आता है तो वहां पे हमें बाइंग करने चाहिए, लेकिन करंट लेवल्स पे तो मैं नहीं बोलूंगी, नीचे में यहाँ से 10-15% फिसलता है, तो एक्सिस बैंक को मैंने यहाँ ऑरेंज जोन में रखा है। पॉसिबल टारगेट रह सकता है 460 का। एक्सिस बैंक, ये फंडामेंटली सब ठीक है, लेकिन एक डाउनसाइड पोटेंशियल या डाउनसाइड रिस्क खुलती हुई नजर आती है 10-15% के आसपास की। तो इस तरह की अगर गिरावट आ रही हो तो अट्रैक्टिव हो जाता है खरीदारी करने के लिए, और शायद वाकई अट्रैक्टिव होने वाला है गिरावट में, क्योंकि सेठी साहब के भी रडार पे ऑरेंज जोन में जो काउंटर है वो है एक्सिस बैंक। सेठी साहब, ऑरेंज जोन में क्यों डाला एक्सिस बैंक को, और आपको कब अट्रैक्टिव लगेगा ये? नहीं, बिल्कुल आशीष, इसको ऑरेंज जोन में इसलिए डाला है। देखिए, एक तो वैसे एक अच्छी क्वालिटी का बैंक है, खास करके जब से ये जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ था पिछले साल और मिस्टर अमिताभ चौधरी ने इसकी कमान संभाली, उसके बाद हमने देखा रेगुलर इंटरवल पे जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे उसमें एसेट क्वालिटी वगैरह में सुधार हो रहा था। बट ये जो अभी लॉकडाउन के कारण जो भी बैंकिंग सेक्टर एक तकलीफों से जूझ रहा है, बट इस दौरान भी जो नतीजे वैसे ठीक ही थे। बट मुझे लगता है अपने जो रिसेंट लोज है वहां से एक अच्छे अपसाइड ऑलरेडी स्टॉक में आ चुके हैं। 270-80 रुपए के लोज थे, वहां से 400 रुपए के लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट का इस पे इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर वापस 360-370 तक के लेवल्स पे आए तो वहां पे खरीदारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा इसमें फिर अगर साल भर का किसी का नजरिया है तो मेरा इसमें 500 रुपए का टारगेट रहेगा। तो उस लिहाज से मैं इसको ऑरेंज जोन में रख रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि फॉल पे लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। फॉल्स पे लेना चाहिए। अच्छा, उस फॉल का एक कंसर्न ये भी है क्या, वो जो बीच बीच में जब
अब सरकार को पैसे की जरूरत है तो खबर आने लगती है एकदम से, जब भी ऐसी दिक्कत आती तो कहा जाता है सूटी का स्टेक बिकेगा, सूटी का स्टेक बिकेगा। तो कई सारे स्टॉक जिन पे सूटी का तगड़ा एक्सपोजर प्रेशर में आ जाते हैं। ये एक्सिस में भी सूटी का एक्सपोजर है सर, वो ओवरहैंग रहेगा क्या कंटिन्यू? वो भी एक कारण है जो हमेशा से ओवरहैंग बना रहता है इस स्टॉक पे भी, और बाकी आईटीसी वगैरह जैसे जो स्टॉक्स है उनमें भी ये बना ही रहता है। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होगा तो स्टॉक का एक बहुत ही सब्सटेंशियल अच्छी डाउनसाइड दिखा सकता है, और वो एक डेफिनेटली अच्छा लेवल होगा इस स्टॉक में एंट्री करने का। तो मुझे लगता है गिरावट का इंतजार करें, और जो लेवल्स मैंने बताया, या अगर ये शूटिंग में जो स्टेक सेल की अगर खबरें आती है तो ये स्टॉक उससे भी नीचे जा सकता है, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो देखिए दो लोगों ने एक्सिस बैंक रडार पे रखा है, लेकिन करेक्शन आना शुरू हो तो खरीदारी करने का मन बनाइएगा। लेकिन मानस जो अब एक ऑरेंज जोन का स्टॉक लेकर आ रहे हैं, इसमें मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है। जिस तरह की पिटाई हुई थी पहले तो समझ में नहीं आया इतनी तीव्र गति से पिटाई क्यों हुई। जो कंसर्न्स थे वो बाजार को पता था, उसको एडजस्ट भी कर लिया जाता तो भी ये स्टॉक उससे ज्यादा पिटता हुआ नजर आया था, और अब लोअर लेवल से काफी हद तक बड़ी स्मार्ट रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों में कईयों के जहन में इस पर सवाल होगा, तो मानस का ऑरेंज जोन का स्टॉक ध्यान से सुनिएगा। मानस, कौन सा स्टॉक है, क्यों ऑरेंज जोन में है, और कब आपको एक अट्रैक्टिव बाय लगेगा? देखिए, ऑरेंज जोन का मतलब है कि आपके पास स्टॉक है तो आप बने रहें। अभी तक बहुत क्लियरिटी नहीं है कि ये इसने स्टॉक ने बॉटम बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन चार्ट्स को देख के लगता है कि एक ऑलरेडी बॉटम बन गया है। इंतजार केवल एक ब्रेकआउट का है, और इंडसइंड बैंक जो कि ऑलरेडी एक बड़ा क्रैक दिखा चुका है, 1600 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के लोज बने थे, एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली नहीं देखने को मिल रहा है आशीष जी। तो मेरा समझना है कि अब शायद स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और वो जो ब्रेकआउट का स्तर है वो है 550 रुपए का। जब भी स्टॉक 550 रुपए के ऊपर निकले, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है निवेश के नजरिए से, क्योंकि 550 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा, जो कि 850 के आसपास है। तो 550 के ऊपर खरीदारी करनी है, उस केस में 850 के टारगेट सेट करके चलने हैं, और उस केस में 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल के लिए होल्ड करें, लेकिन जब भी ब्रेकआउट 550 के ऊपर दिखे तो फ्रेश खरीदारी करें। ओके, ये देखिए इंडसइंड बैंक बहुत पिटा था, बहुत लोग जानना चाहते थे। अब देखिए लोअर लेवल से क्या रिकवरी आ रही है। लोअर लेवल्स मेरे ख्याल से इसके थे 250 235 के आसपास के शायद लोज से घूमना शुरू हुआ है, तो जिनके पास है वो तो होल्ड करेंगे। और इंडसइंड बैंक कई लोग जानना चाहते हैं 2000 का माल है साहब, इतना जाना माना बैंक है, निफ्टी का हिस्सा है, 500 के नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए? तो अभी इंतजार करें, फ्रेश एंट्री जब बनेगी, जब 550 के इंटरेस्टिंग स्तरों के बियॉन्ड ये स्टॉक आके ट्रेड करना शुरू करेगा, तो मानस के हिसाब से वो फ्रेश ब्रेकआउट के इंडिकेशंस होंगे और उन जोन्स पे खरीदारी करने का मन होगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाला मोड है इंडसइंड बैंक के साथ भी। जो मार्कर्स क्लियरली मानस डिफाइन कर रहे हैं उन पे नजर बना के रखिएगा। चलिए, दो जोन की बात हो गई, लेकिन सबसे कीनली अवेटेड जोन होता है, उल्टा शुरू इसलिए मैंने करा था ताकि आप बने रहें, ग्रीन जोन के स्टॉक्स, यानी कि हमारे एक्सपर्ट जो आज भी खरीदारी करने का कॉल जिन बैंकिंग स्टॉक्स पे दे रहे हैं वो बताऊंगा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फोकस कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर। मालामाल बैंक है शो का नाम, और बेसिक आइडिया है बैंक्स को अलग अलग जोन्स में बांट देने का। अवॉइड कैटेगरी, वेट एंड वॉच कैटेगरी और ऑल आउट बाय कैटेगरी, दो कैटेगरीज की बात कर दी है। और अब ऑल आउट बाय, यानी कि आजकल जो हम इकोनॉमी में देख रहे हैं ग्रीन जोन्स, सब कुछ खुला है ना, तो उस पर फोकस करा जाए। और शुरुआत करी जाए ग्रीन जोन की। सेठी साहब आपके साथ। सेठी साहब, कौन सा स्टॉक है जो आज भी आप खरीदारी करने का मन बना रहे हो, आज भी खरीद रहे हो और हमें भी खरीदना चाहिए? बिल्कुल आशीष, विद इन द बैंकिंग स्पेस मैं पिक करना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक को। एक अच्छी क्वालिटी का बैंक है, और खास करके जो पिछले साल 2 साल में जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं इस बैंक में, खास करके मैनेजमेंट में, जो मिस्टर संदीप बख्शी ने इसका कार्यभार संभाला, उसके बाद से हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से बैंक का परफॉर्मेंस चल रहा है। फिर जो पिछले साल आईबीसी के अंतर्गत जो 2-3 बड़े जो रिजोल्यूशन हुए, डेट रिजोल्यूशन, जैसे एसआर स्टील का, रुचि सोया का, उसका भी फायदा मिला। और मुझे लगता है ये बैंक भी, ये स्टॉक भी अपने हाइट से एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हाल ही में भी जो रिसेंटली एक खबर आई थी कि सिंगापुर में कोई क्रूड ऑयल ट्रेडिंग फर्म में इनका एक्सपोजर था, जहां पे काफी बड़ा नुकसान हुआ उस फर्म को, और उसमें एक्सपोजर होने की वजह से यहाँ पे और गिरावट आई थी। बहुत अच्छा मौका था, और उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी हुई है। इसके कल नतीजे भी आने वाले हैं बैंक के,
मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे ही रहने चाहिए, और उसके अलावा फंड रेजिंग का भी इनका प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा करना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और कोई कारण से अगर कोई गिरावट आती है तो बहुत ही एक सोने पे सुहागा रहेगा, मुझे लगता है उस पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य रहेगा 450 रुपए। अरे वाह, तो 550 का हाई छूने के बाद 350 के लेवल्स पर इस तरह की करेक्शन के बाद कामकाज करता हुआ इस समय आईसीआईसीआई बैंक, इन लेवल्स पे भी बाय, और किसी भी कारणवश अगर ये स्टॉक दबाव दिखाता है तो उन लेवल्स पर और एक्यूमुलेट करते चलें। तो ये रणनीति आईसीआईसीआई बैंक पे ये पसंद आता है सेठी साहब को, खरीद सकते हैं आप। मानस, आपके पास कौन सा स्टॉक है जो ग्रीन जोन में, आप क्या खरीद रहे हो आजकल? आशीष जी, देखिए, हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब आप ट्रेडर होते हैं तो आपके लिए डेली चार्ट्स पे 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और वैसे ही जब आप निवेशक होते हैं और लंबे नजरिए के, लंबे टाइम फ्रेम के निवेशक होते हैं, तो आपको वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आप स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो कोटक बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने 2009 में अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, शायद 150 या 200 रुपए के आसपास, और वहां से रैली देखने को मिली थी, 1700 तक के हाई बने, करेक्शन देखने को मिला, और पिछले करीब 3 से 4 मंथ अगर आप देखिए तो स्टॉक अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। तो पैटर्न को देख के तो लगता है कि शायद स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है, अब केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। लेकिन क्यों मैं इसको ग्रीन जोन में मैंने इसलिए रखा है, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा समझना है कि जब भी आपको 1400 रुपीज के ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो शायद आप स्टॉक को एक्यूमुलेट भी नहीं कर पाएंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे। तो आपको एक्यूमुलेट करना है, स्टॉक को खरीदना है करंट लेवल्स पे। मेरा समझना है कि 1050 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1050 के नीचे आपको कोटक बैंक में स्टॉप लॉस रखना है। निवेश का नजरिया कम से कम 1 साल का रहेगा, और टारगेट करीब 1700 रुपए तक के रहेंगे। इंटरेस्टिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक, और वाकई करेक्शन तगड़ा हुआ था, 1700-1800 का स्टॉक था और वहां से करेक्ट होकर आया था। अब इन जोन्स के आसपास वोलेटाइल होता हुआ एक बेस फॉर्मेशन टाइप पैटर्न मानस को नजर आ रहा है, और यहां पे एक्यूमुलेट करने के मौके हैं, और एक बार ये 1400 को पार करता है तो शायद खरीदारी करने तक का मौका ना मिले। तो इसीलिए एक्यूमुलेशन जोन में खरीद के चले कोटक महिंद्रा बैंक को। और आज का आखिरी ग्रीन जोन का काउंटर, यानी कि वो बैंकिंग स्टॉक जो खरीदना चाहिए, आस्था बताएंगे आपको। आस्था बताएं। HDFC बैंक अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहले बैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है, कि बैंक के पास कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं। 18.5% के आसपास का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो अपने आप में काफी मजबूत है। दूसरा, बैंकिंग स्टॉक के लिए एसेट क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है, तो इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तीसरा, नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तकरीबन टोटल सिस्टम क्रेडिट का 9% शेयर इस बैंक से आता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो अभी कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई है, बैंक का मार्केट शेयर यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा। सो हर तरीके से HDFC बैंक अच्छा लगता है। एक ही प्रॉब्लम लगती है कि मैनेजमेंट में जिस तरह से अभी नाम सुझाए गए हैं तो क्या निकल के आता है, तो थोड़ा सा वहां पे एक नजर बना के रखनी पड़ेगी। बट ऑल टुगेदर अक्यूमुलेट करना चाहिए, कोई भी डाउनसाइड आता है। 1120 का मैं टारगेट देना चाहती हूँ। टाइम पीरियड यहाँ पे लंबी अवधि का रहना चाहिए, 9 से 12 महीने। बिल्कुल ठीक। तो ये पिक्स जो हैं ये लंबी अवधि के लिहाज से ही मान के चले सारी की सारी। ठीक बात। तो मैं क्विकली अच्छा, ये तो बड़ा यूजुअल नाम आ गए बेस्ट पिक्स के तौर पे, और कई बार चैनल पे आपने इन्हीं पिक्स के बारे में सुना भी है। अभी भी यही स्टॉक्स अट्रैक्टिव हैं जो सॉलिड पेडिग्री के हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, नाम तगड़ा है, और जिनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे आस्था हाईलाइट करिए, सभी के अच्छे नजर आएंगे आपको। अच्छा, रेड जोन यानी कि वो स्टॉक जो टोटली अवॉइड है, कितना भी गिरे, एडवेंचरिज्म करना नहीं है, तो खरीदना नहीं है उन स्टॉक्स को। इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साथ साथ यस बैंक है ना। हम में से बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है यस बैंक में खरीदने बेचने का, दूर रहने का, बहुत वोलेटाइल है, दूर रहे। सेठी साहब तो क्लियर है एकदम, इसमें कोई निवेश की रणनीति नहीं बननी चाहिए। ऑरेंज जोन मतलब था कि वो स्टॉक्स जो अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी लगती हैं, अच्छे लगते हैं चार्ट्स पे, लेकिन इधर नहीं, यहां से कुछ नीचे या कोई ट्रिगर पॉइंट के बाद फ्रेश खरीदारी बनती है। तो ऑरेंज जोन में सेठी साहब और आस्था जैन जी का दोनों का एक्सिस बैंक है, दोनों मानते हैं अच्छा है सब कुछ, बस थोड़ा और करेक्ट होने की गुंजाइश रखती है, इसीलिए गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। मानस ने रखा इंडसइंड बैंक को, और मानस कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक एक बार 550, तो ये ऊपर की साइड का है, 550 के ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बन जाता है, खरीद लीजिएगा आप। और ऑल आउट बाय इन लेवल्स के आसपास भी जिन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है वो है
HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो यही वो 3 बैंक्स हैं जो इस समय भी खरीदारी करने का जिन पे कॉल बनता है। इस नोट पर आस्था जी, सेठी साहब और मानस जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश मालामाल बैंक्स को देखने के लिए। CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।